नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरानी। 22 का सियासी रण और इसकी रणभेरी बच चुकी है। राजनीतिक दल पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में आ चुके हैं। हर पार्टी वोटरों को लुभाने में लगी है। सरकार जहां अपने हर वादे को पूरा करने का दम भर रही है, तो उसकी कोशिश यह है कि लोगों तक पहुंची हर योजना का लाभ वोटों के तौर पर ले लिया जाए। लेकिन विपक्ष सरकार के खिलाफ मोर्चा लगातार खुले हुए है। हर पार्टी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव अपनी सरकार और मौजूदा सरकार के काम को नफे नुकसान के तराजू पर भी तौल रहे हैं। अब यूपी में समाजवादी रथ पर सवार होकर के विजय यात्रा पर निकले अखिलेश यादव अपने वादों के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं। वहीं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के मुखिया शिवपाल यादव भी मथुरा से सड़क नापने के लिए निकल चुके हैं। हालांकि शिवपाल आज भी अखिलेश यादव के जवाब के इंतजार में हैं, लेकिन शिवपाल भी अखिलेश की ही तरह चुनावी वादों की बरसात करने में लगे हैं। इन सब के बीच में किसान आंदोलन से वेंटिलेटर से निकलकर मैदान में आई आरएलडी भी किसानों के लिए वादों की सौगात को लेकर के आई है। ऐसे में सवाल यह बनता है कि क्या नेता अपने हर एक वादे को पूरा करेंगे? क्या ये वादे महज सत्ता के लिए तो नहीं है, और क्या वादों की ये बारिश चुनाव तक ही सीमित है? तो यह अहम सवाल है। चुनावी साल में ये जो वादों की बरसात हो रही है, इसमें सभी पार्टियां शामिल हैं, लेकिन ये वादे हकीकत में तब्दील कैसे हो पाएंगे, ये सवाल जनता को जरूर पूछना चाहिए। चुनावों से पहले वादों की बरसात हमेशा की तरह इस बार भी है, और तरह तरह के वादे आप देख रहे हैं कि इस बार हो रहे हैं। अखिलेश ने अपना जो चुनावी रोड मैप है वो भी तैयार कर लिया है, यानी कि चुनावी रथ से अब उस सभी जिलों को नापने के लिए निकले हुए हैं जहां पर वो जनता के साथ सीधा संवाद कर रहे हैं। आज हमीरपुर में अखिलेश यादव यूपी सरकार पर जमकर बरसते हुए दिखे हैं, और अपने वादों को लेकर के क्या कुछ उनके द्वारा कहा जा रहा है, ये सुनिए। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव विजय रथ यात्रा पे निकले हैं। बुंदेलखंड में यात्रा चल रही है 2 दिनों से। जिस तरीके की आप भीड़ देख रहे हैं, युवाओं का जोश देख रहे हैं, इसको देखते हुए आप क्या कह सकते हैं? जो जन समर्थन जुट रहा है और जिस जोश और उत्साह के साथ जनता समाजवादी पार्टी को आशीर्वाद देने आई है, भरोसा ये है कि आने वाले समय में समाजवादी विजय रथ लगातार जनता के बीच में रहेगा। यही जन समर्थन, यही जोश और उत्साह भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगा। आज बुंदेलखंड में हम लोग हैं। बुंदेलखंड में किसानों के साथ धोखा हुआ। किसान, नौजवान, व्यापारी आज एकजुट हैं और इस सरकार को हटाना चाहते हैं। लगातार सरकार ने भरोसा दिलाया, वादे किए, लेकिन आज जब सरकार का समय पूरा हो गया है तो उनका जो संकल्प पत्र था, आज संकल्प पत्र के जो वादे किए थे कोई पूरा नहीं हुआ। तो सड़क, बिजली, पानी, महंगाई, बेरोजगारी और जिस तरीके से अन्याय उत्पीड़न हुआ है, जिस तरीके से हर वर्ग के लोग इस सरकार से दुखी हैं, एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी का आने वाले समय में ये सफाया करेंगे। आपने पहले ही विजय रथ यात्रा का नाम दिया और गंगा से शुरू करके आप यमुना तक आए। इसके पीछे क्या मैसेज है? और कानपुर वाले लोग, जो बहुत बड़ा व्यापार था, वहाँ उद्योग थे, करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता था, उन्होंने क्या बताया? यही माँ गंगा का आशीर्वाद लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन जुटाया था और कहा था कि माँ गंगा को साफ करके दिखाएंगे। लेकिन आज इतने वर्ष गुजर गए हैं, गंगा वैसी की वैसी है। और इसी तरह यमुना को लेकर के लगातार यमुना नदी साफ हो, यमुना में गंदे नाले न जाएं, इसको लेकर भी लगातार भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा दिलाया। लेकिन दोनों सरकारों की अनदेखी के कारण माँ गंगा वैसी की वैसी खराब है। और जो कानपुर था उद्योग का शहर, कारोबार का शहर, जिस शहर ने नौकरी रोजगार दिए, आज वो बर्बाद हुआ है। इसलिए कानपुर से शुरू कर करके लगातार हम लोग कार्यक्रम करेंगे। ये हमारी गंगा जमुनी तहजीब थी, जो हमें भाईचारा, जो हमारी एकता समाज की है, उसको भी खत्म करने का भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये थे अखिलेश यादव, और आप देख सकते हैं कि ये रथ यात्रा है और बड़ा हुजूम उमड़ा हुआ है। लोग जगह जगह पर स्वागत कर रहे हैं। हमीरपुर से लेकर के जालौन के बीच में 20 जगह पे स्वागत किया गया है और तमाम मुद्दे हैं। युवाओं ने जहाँ रोजगार की बात की है, किसानों की बात की है। इस तरीके से विजय रथ यात्रा का ये प्रथम चरण हमीरपुर से कालपी के लिए, उसके बाद कानपुर देहात माटी के लिए। कैमरामैन अमीश के साथ नरेंद्र यादव, इंडिया न्यूज।
तो सभी पार्टियां आप देख रहे हैं कि अपने अपने चुनावी वादों को कर रही हैं। अभी अखिलेश यादव को आपने सुना, जिन्होंने मौजूदा सरकार के ऊपर निशाना साधते हुए समाजवादी पार्टी का विजन क्या है, उसका रोड मैप क्या है, उसको बड़े स्पष्ट तरीके से यहां पर रखा है। लेकिन इसके अलावा भी अन्य पॉलिटिकल पार्टियां किस तरीके से इस चुनाव को लेकर के रिएक्ट कर रही हैं, उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं दी गई हैं, इसको भी सुनिए। किसानों के साथ खड़े होने की उस समय समाजवादी पार्टी और सारी पार्टियां यात्राएं निकाल रही हैं। उस समय अगर कोई खड़ा है तो कांग्रेस पार्टी खड़ी है, प्रियंका गांधी जी खड़ी हैं। किसानों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने इतनी बर्बरता पूर्वक उनके साथ नरसंहार किया। केंद्रीय मंत्री ने गाड़ी चढ़ाई। जिस समय किसानों के सम्मान में केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा मांगना चाहिए, उस समय समाजवादी पार्टी अपना रोड शो निकाल रही। प्रदेश की जनता इस बात को देख रही, समझ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पिछली बार जब 2014 में मोदी जी सरकार पहली बार बनाए केंद्र में, उसके बाद 17 में योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, तो जनता से उन्होंने बहुत ढेर सारे वादे किए थे, जिन वादों पे आज तक भारतीय जनता पार्टी कभी खरी नहीं उतरी। जनता ने बहुत ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार दिया था भारतीय जनता पार्टी को, जिसके बदले में उन्होंने जनता को ढेर सारी महंगाई दे दी, 100 रुपये से ऊपर का पेट्रोल दे दिया, सरसों का तेल महंगा कर दिया, शिक्षा से वंचित कर दिया, किसानों को उनकी उपज का दाम नहीं दिया, नौजवानों को नौकरी से मरहूम कर दिया, उनकी नौकरियां खा गए। आज इन ऐसी स्थितियों में जब जनता, किसान 9 महीने से गाजीपुर बॉर्डर में बैठा है, किसानों को उनकी उपज का मूल्य नहीं मिल रहा है, उनकी बात की सुनवाई नहीं हो रही। लखीमपुर में भारतीय जनता पार्टी के नेता किसानों को अपने गाड़ियों तरह कुचल रहे हैं। ऐसे में क्या जनता उनको आशीर्वाद देगी? कभी नहीं देगी। ऐसी स्थिति में जनता का आशीर्वाद हमारे साथ, राष्ट्रीय लोक दल के साथ है। अखिलेश यादव की पूरी राजनीति झूठ और धोखे पर टिकी हुई है। उन्होंने अपने 5 साल के शासनकाल में उत्तर प्रदेश की जनता को सिर्फ धोखा देने, झूठ बोलने और ठगने का काम किया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश को अंधकार के गिरफ्त में ढकेलने का काम किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम करने का काम किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश को सांप्रदायिक दंगों के चपेट में भेजने का काम किया। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इनके कारनामों को भली भांति जानती है, पहचानती है, और आज तक उसका कलंक जो अखिलेश यादव के ऊपर लगा है, समाजवादी पार्टी के ऊपर लगा है, उसको जनता याद कर रही है। इसलिए चाहे विकास यात्रा निकाल लें, चाहे रथ यात्रा निकाल लें, चाहे साइकिल यात्रा निकाल लें, इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो सुन रहे हैं आप इस यात्रा को लेकर के जो रिएक्शंस हैं वो किस तरह से। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी आपने सुना, उनके प्रवक्ता इस बात को कहते हुए नजर आए, जिस समय किसानों की बात होनी चाहिए, जिस समय किसानों के लिए समाजवादी पार्टी को खड़ा होना चाहिए, चूंकि वो मुख्य विपक्षी दल है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की बात होनी चाहिए, उस समय वो अपनी विजय यात्रा निकाल रहे हैं। लेकिन इस समय अगर कोई सही मायने में विपक्ष के तौर पर खड़ा हुआ है तो वो कांग्रेस पार्टी है। ये बात कांग्रेस की तरफ से कही गई, उनके प्रवक्ता कह रहे थे, जिसको अभी आपने सुना। आरएलडी की तरफ से भी कहा गया कि वो किसानों की बात को लेकर के चलेंगे। हालांकि आरएलडी, अब चूंकि आपको पता है कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में ही उनको चुनाव लड़ना है, इसलिए नफी तुली सधी प्रतिक्रिया आपने वहां से देखी। भारतीय जनता पार्टी हमलावर है कि ये कितनी भी यात्राएं क्यों ना निकाल लें, लेकिन उनके शासन को, समाजवादी पार्टी के शासन को जनता ने पहले भी देखा है और जनता उसको अभी भूली नहीं है, और इसलिए इनकी इन यात्राओं से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो कुल मिलाकर के जो पॉलिटिकल प्रतिक्रियाएं, ये जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं, कुछ इसी प्रकार की हमेशा होती हैं। सभी पार्टियां अपने अपनी जीत के दावों के साथ दूसरी पार्टियों की खामियों को बताती हैं, लेकिन जनता तक अपना मैसेज असल तरीके से कौन पहुंचा पाता है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इसीलिए ये जो चुनावी वायदे या फिर जो चुनावी बरसात इस समय वायदों की आपको देखने को मिल रही है, इसके क्या मायने समझे जाएं और उससे कितना लाभ मिलेगा इन पॉलिटिकल पार्टीज को, क्या जनता इस पर भरोसा करेगी, आज इसी पर चर्चा करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए। पहले उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। डॉक्टर एम.एच. खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं बहुजन समाज पार्टी के। डॉक्टर एम.एच. खान जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। सचिन यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता हैं समाजवादी पार्टी के। सचिन यादव जी, आपका भी स्वागत है। वैभव जायसवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। वैभव जायसवाल जी, आपका भी स्वागत। अभिमन्यु त्यागी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। अभिमन्यु त्यागी जी, आपका भी स्वागत। और साक्षी दिवाकर जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। साक्षी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सचिन जी, इस चर्चा की शुरुआत मैं आपसे ही करूंगा, क्योंकि आज अखिलेश यादव जी जिस तरह से रथ यात्रा अपनी लेकर के निकले हुए हैं, कैसे इसको देखा जाए? चूंकि एक तरफ तो आप मौजूदा सरकार की जो खामियां हैं उसको गिनाते हुए कई वायदों को भी कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों ने कई तरह के वादे अभी से करने शुरू कर दिए हैं, लेकिन इसको आप कैसे पूरा कर पाएंगे? जनता इस पर कैसे भरोसा करे? और साथ ही साथ कुछ सवाल जो अब विपक्ष की तरफ से भी उठ रहे हैं कि जिस समय आपको किसान की बात करनी चाहिए, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की बात करनी चाहिए, उस समय आप रथ यात्रा लेकर के निकले हुए हैं। इसलिए विपक्षी पार्टी के तौर पर भी आप अपनी भूमिका को सही तरह से नहीं निभा पा रहे हैं। दोनों ही सवाल पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। सचिन जी, देखिए, पहला सवाल आज ये आपका रहा कि विपक्ष का
हमला और समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ लोगों का कहना है कि झूठे वादे, और अभी मैंने सुना कि झूठे वादे किए, पिछली सरकार में ये किया वो किया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी पूरे देश में एकमात्र एक ऐसे नेता हैं जो कभी झूठ नहीं बोलते। दूसरा, जो उन्होंने कहा है, जो वादा कर रहे हैं, क्या मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि जो वो कह रहे हैं वो 100% निभाए जाएंगे, और पूरा प्रदेश जानता है कि जो उनके मुख से निकलेगी बात वो उसे पूरा करने का पूरा प्रयास करेगी समाजवादी पार्टी। रही बात किसानों की बात की, तो आप भी जानते हैं, आपके चैनल पर भी चला है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सबसे पहले धरना देने का काम किया, उन्हें नजरबंद करने का पुलिस ने काम किया, प्रशासन ने काम किया। आप लोग नहीं जानते, सब लोग जानते हैं। उसके बाद कहीं भी किसानों की बात आई है, कहीं भी किसी प्रकार की उत्तर प्रदेश के लोगों की बात आई है, तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी आगे आई है। इसमें कोई किसी की प्रतिक्रिया या किसी दल की प्रतिक्रिया लेने की हमें आवश्यकता नहीं है, और हमें आगे भी आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है, एमएच खान जी, मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि सभी तरह से वादे हो रहे हैं, सब लोग अपनी अपनी तरह से जनता को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मायावती जी ने जब रैली की थी तो उन्होंने इस बात को बड़ा स्पष्ट तौर पर कहा कि वो कोई किसी तरह का कोई मैनिफेस्टो या इस तरीके का कोई वायदा नहीं करने वाली हैं। जनता को एक बेहतर शासन मिले, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को वो मजबूत करेंगी, और इसी विषय पर वो जनता के बीच में जाने वाली है। मौजूदा सरकार की नाकामियों को सिर्फ आप लोग बताएंगे। कैसे देखा जाए इस जो चुनावी वर्ष में हम लोग देख रहे हैं कि वायदे हो रहे हैं, रथ यात्राएं निकल रही हैं, उन सब पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। देखिए, मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि ये वायदे जो लोग कर रहे हैं, इन वायदों को किसी ने पूरा किया है क्या? भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया है। और जंगल राज नहीं, मैं तो कह रहा हूं उत्तर प्रदेश में गुंडा राज हो चुका है। लखीमपुर खीरी में जिस तरह से जीप से किसानों को कुचला गया, ये इतिहास में पहली बार दर्ज होगा उत्तर प्रदेश के इतिहास में कि ऐसा भी शासन था जो जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, इसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे। तो जनता इस चीज का हिसाब भी लेगी। गोरखपुर में गिरिश जनपद में इनके व्यापारी मारा गया, उसी दूसरे दिन फिर एक आदमी मारा गया। हाथरस कांड हुआ जिसमें दलित महिला के साथ रेप हुआ, और इनके एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कह रहे थे कि रेप नहीं हुआ, और जब मेडिकल रिपोर्ट आई तो उसमें साबित हुआ, तो इन लोगों ने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को नहीं हटाया, और वही एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को भेजा गया लखीमपुर खीरी में कि जाके स्वागत करो केंद्रीय गृह मंत्री के बेटे का। इन लोगों ने FIR, आप भी जानते हैं, आप भी समाज में रहते हैं कि 302 का मुकदमा लिखने के बाद किसी को छोड़ा नहीं जाता है, तुरंत पकड़ के जेल में बंद कर दिया जाता है। इनके जो केंद्रीय मंत्री हैं, गृह राज्य मंत्री जी हैं, उन्होंने बार बार अपने बयान में कहा कि मैं और मेरा बेटा घर में थे, मैं और मेरा बेटा घर में थे। तो 120B इन पे भी लगा हुआ है, तो क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हैं, क्यों नहीं हटाया जा रहा है? और दूसरी बात ये कि जब ये मैं अभी भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं, जहां से समय दीजिएगा, ये इनके शासन काल में गुंडा राज कायम हो गया। डीजल का दाम कहां पहुंच गया, पेट्रोल का दाम कहां पहुंच गया। अभी मैंने एक चैनल पर सुना, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता प्रवक्ता कह रहे थे कि हमारी साइकिल डीजल से नहीं चलती है। तो मैं तो कह रहा हूं समाजवादी पार्टी डीजल नहीं चलती है, साइकिल ये दुनिया जानती है, लेकिन किसानों की साइकिल तो डीजल से ही चलती है ना। किसानों का पंप जो है, जो ट्रैक्टर है, वो डीजल से ही चलता है ना। तमिलनाडु की सरकार ने डीजल और पेट्रोल पर दाम कम किया, उत्तर प्रदेश की सरकार भी कम कर सकती है, अगर राहत देना चाहती है तो राहत दे ले। अब देखिए, समाजवादी पार्टी की आप चर्चा कर रहे थे कि रथ यात्रा लेके निकले हैं। पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अखिलेश यादव जी निकले हैं। इसके पहले जो रथ यात्रा निकली थी, इनके नेतृत्व में नहीं निकली थी। ये गए जरूर थे, लेकिन उस वक्त अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव थे, और भरी सभा में मुलायम सिंह यादव को अध्यक्ष पद से बर्खास्त कर दिया गया और उनको अध्यक्ष बनाया गया। तो समाजवादी पार्टी अपने बाप को नहीं समझ रही है, अपने चाचा को नहीं समझ रही है, अपने भाई को नहीं समझ रही है, जनता को क्या समझेगी? ये सब वादे करके जब खाली लंबी लंबी बातें छोड़ने का काम कर रहे हैं। मेट्रो कह दिया बनाया, मेट्रो तो DPR बहन कुमारी मायावती जी ने बनाया था। कानून और व्यवस्था बहन मायावती जी के शासनकाल की पूरी चर्चा देश में है।
और क्या नाम है, आप देखिए मेट्रो के बाद ये दावा करते हैं मेट्रो कॉलेज बनाया है, सारे डीपीआर बहन मायावती जी बनाए हुए हैं, जो काम बहन मायावती जी छोड़ गई थी वो काम देखिए जो भी सरकार आती है उनका काम होता है सबको आगे बढ़ाना, काम कोई रोके ना उस काम को आगे बढ़ाता है। ये तो सतत प्रक्रिया है एमएच खान जी, तो सतत प्रक्रिया। आप भी आएंगे, मायावती जी ने ये बात कही ना अपनी उस रैली में, मायावती जी ने इस बात को कहा कि जो भी योजनाएं चल रही हैं हम किसी को रोकेंगे नहीं, और ये करना चाहिए सरकार को, इसलिए ठीक है उनके शासनकाल में बना। 5 सेकंड और सुन लीजिए ना, जल्दी से कंप्लीट करें एमएच खान जी। मैं कह रहा हूं गंगा एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे बलिया में पत्थर आज भी लगा है, समाजवादी पार्टी आते ही वो एक्सप्रेसवे का काम क्यों बंद कर दिया गया? और भारतीय जनता पार्टी एक एक्सप्रेसवे बना के दिखाया हो तो बता दें हम। ठीक है चलिए, एक भी एक्सप्रेसवे बना दिखाया हो, एक भी मेट्रो कॉलेज बना के दिखाया हो तो बता दें हमको। अभिमन्यु त्यागी जी, चूंकि अभी आपके ही प्रवक्ता एक जिनका स्टेटमेंट हम लोग सुन रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जिस समय लड़ाई लड़नी चाहिए कांग्रेस समाजवादी पार्टी को कि किसानों के साथ वो खड़ी है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा मांगना चाहिए, उस समय ये लोग रथ यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन किसानों की बात तो कर रहे हैं अखिलेश यादव, वो तो कह रहे हैं कि हम कर्ज माफ करेंगे, जितने भी किसान हैं उनकी बात तो उन्होंने की है। क्यों लग रहा है आपको कि ये विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं? आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं इसके ऊपर। अभिमन्यु जी एक बार आप अनम्यूट करें, शायद आपकी ऑडियो म्यूट है। जी आवाज आ रही है? जी 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 अब बोले। देखिए इसमें कोई शक नहीं कि समाजवादी पार्टियां दूसरे नंबर का दल रहा है, और इसलिए इनसे उम्मीद भी ज्यादा रही है। लेकिन पिछले 4.5 सालों में चाहे डॉक्टर कपिल का मामला हो, चाहे मोहम्मद आजम खान साहब की गिरफ्तारी का मामला हो, चाहे उन्नाव की घटना हो, चाहे सोनभद्र की दलित आदिवासियों पर गोली चलाने की घटना हो, चाहे हाथरस की घटना हो, दलित बेटी की गर्दन तोड़ के उसका बलात्कार कर दिया गया, चाहे एनआरसी के हिंसा का मामला हो, आजमगढ़ का मामला हो, मेरठ का मामला हो, चाहे ये किसान आंदोलन हो, समाजवादी पार्टी के मुखिया हर जगह से नदारत थे। तो इसलिए प्रश्न तो बनता है, वो सिर्फ एसी के कमरे से बैठकर ट्वीट खेलते रहे, जैसे बहन जी मायावती वो लगातार ट्वीट खेलती रही हैं, ना वो किसान को धरने पर पहुंचे कोरोना के समय में, ना इन दोनों पार्टियों के मुखिया, ना ये सेवा में पहुंचे। ये आम मजदूर कोरोना की जो फर्स्ट वेव थी वो नंगे पैर जा रहा था, ये कहीं भी नहीं थे। कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता लगातार हर जिले में खाने के पैकेट बना रहे थे और बांट रहे थे, जितनी हैसियत थी उनमें उतना वो सेवा कर रहे थे। और कोरोना की दूसरी लहर में भी कांग्रेस के जो संगठन है यूथ कांग्रेस, बी श्रीनिवासन जो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, लगातार उन्होंने सुर्खियां बटोरी अपने काम करके। तो जो जनता के बीच में जाएगा उसका नाम होगा। बहन प्रियंका गांधी लगातार जनता के बीच में जा रही है। सोनभद्र का मामला, उन्नाव का मामला, हाथरस में लाठीचार्ज की कोशिश की गई जब नोएडा में राहुल गांधी जी प्रियंका गांधी जी को से दिल्ली से, और प्रियंका गांधी जी ने गाड़ी से उतरकर लाठी को पकड़ लिया पुलिस की। तो ये दिखाता है नेता की लीडरशिप, जो कार्यकर्ताओं के आगे अड़ के उनकी रखवाली भी करे और उनकी मेजबानी भी करे। और साथ में जो घटना हुई लखीमपुर खीरी की, वहां वो जो किसान शहीद हुए वो उनके जो पीड़ित परिवार थे उनसे मिलने जाना चाह रही थी, लेकिन ये तानाशाही सरकार ने बहन प्रियंका गांधी को ही नहीं, विपक्ष के तमाम उन नेताओं को गिरफ्तार करा जो वहां मिलने जाना चाह रहे थे। ये पूर्ण तौर पे तानाशाही रही। 70 घंटे से ज्यादा वो गिरफ्तार रही और सरकार ने मिलने नहीं दिया। वो तो बाद में राहुल गांधी जाए इन लोगों पर प्रेशर बना तो उन्होंने मिलने दिया, ये कहीं मिलने नहीं दे रहे। 11 महीने से किसान आंदोलन कर रहा है दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर। इन्होंने किसानों के विरोध में पहले वहां कील ठोक दी हाईवे पर, फिर बैरिकेडिंग लगा दिए, फिर वाटर कैनन से पानी का छिड़काव कराया, फिर बिजली काट दी। मन्नू जी मतलब आप कोई वायदे नहीं करेंगे, आप कोई वायदे नहीं करेंगे, आप ये बताएंगे कि किसानों का इन्होंने भला नहीं किया, इन्होंने महंगाई बढ़ा दी, इन्होंने बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिए, लेकिन वादा आप नहीं करेंगे कोई, कम से कम आप ये कह सकते हैं क्या? और अगर करेंगे तो कैसे पूरा करेंगे वो भी बताइए। कांग्रेस का मैनिफेस्टो बन रहा है, ये जुमलेबाजी वाली पार्टी नहीं है कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस की परंपरा रही है सच्चाई। कांग्रेस का मैनिफेस्टो जनता के हिसाब से आएगा, भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं कि वो पूंजीपतियों के हिसाब से अपना मैनिफेस्टो लाते हैं, बनाते हैं और उसको लागू करते हैं। आजादी से पहले भी आरएसएस के जो लोग थे ये तब अंग्रेजों की तरफ से बात करते थे। और पूंजीपतियों के लिए आपने बता दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी जो वायदे कर रही है या जो आम आदमी पार्टी वायदे कर रही है, क्या वो जनता से कनेक्टेड नहीं है वो मुद्दे? अगर वो कहते हैं कि वो बिजली फ्री देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, तो क्या वो जनता का मुद्दा नहीं है? अगर ये कहते हैं कि हम किसानों की जो कर्ज है उसको हम माफ कर देंगे, या जो समाजवादी पेंशन हम पहले देते थे उसको हम और बढ़ाकर 3 गुना करेंगे, तो ये भी तो जनता के लिए कर रहे हैं ना। तो
अच्छी बात है, जनहित के मुद्दे उठने चाहिए, मैनिफेस्टो में आना चाहिए, जनता के लिए, जनता के हक के लिए बातें आनी चाहिए और गारंटी होनी चाहिए कि अगर सरकार बनती है तो वो उसको लागू करे। भारतीय जनता पार्टी उसमें पूर्ण तौर पे फ्लॉप साबित हुई है। इन्होंने मैनिफेस्टो में कहा था कि 375 रुपए कुंटल गन्ने का दाम दिया जाएगा। आज गन्ने का दाम जो इन्होंने बढ़ाया 25 रुपए इस साल, 350 रुपए कुंटल तक पहुंचा। आप देखिए 14,000 करोड़ रुपए गन्ना किसान के 2 साल पे सरकार को बकाया है, गन्ना किसानों को बकाया नहीं मिल रहा है। भरोसा कैसे करेगी उस पर बिजली सबसे महंगी उत्तर प्रदेश वैभव में मिल जायसवाल रही जी, है। ठीक है, चलिए वैभव जायसवाल जी, 4 रुपए में मिल रहा है। वैभव महंगाई बढ़ जायसवाल, गई है, आप लोगों ने कहा कि 4 300 यूनिट का बिजली आपकी फ्री आवाज नहीं आ देंगे, रही। बहुत सारे आप लोगों ने वायदे किए कि इसमें आपने कहा आप शिक्षा, इसके अलावा स्वास्थ्य, रोजगार और इसके अलावा बिजली भी फ्री देने के तमाम वायदे आपने भी किए हैं, लेकिन जनता को कैसे ये आप लोग मुहैया करा पाएंगे, इसको लेकर के सवाल है, क्योंकि जनता से वायदे से पहले भी बहुत होते रहे हैं, पूरे कितने हुए हैं इस पर सवाल है। वैभव जी आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं। आयुष जी, सबसे बड़ी बात है कि 2014 में देश में एक जुमला एक्सप्रेस निकली थी और उस जुमला एक्सप्रेस ने बाद में चुनाव खत्म होने के बाद कहा कि कुछ वादे, कुछ बातें कह दी जाती हैं, चुनाव में जुमले होते हैं वो। लेकिन आम आदमी पार्टी जो मैनिफेस्टो बनाती है, आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो में लिखी है कि बात एक पवित्र ग्रंथ के रूप में होता है और हम जो बात लिखते हैं उस पर पूरी तरीके से उसको पूरा करने के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं। और ये सभी राजनीतिक दल को भारत में अब खास तौर से ये एक नियम होना चाहिए कि आपने अगर कुछ कहा है तो उसको आपने पूरा किया नहीं, अगर सत्ता में आने के बाद तो उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, ऐसी एक प्रक्रिया होनी चाहिए। क्योंकि ये जो जुमलेबाजी चलती है चुनाव के वक्त में, ये जनता के साथ सरासर धोखा है। और आम आदमी पार्टी ने जितने भी वादे किए, आम आदमी पार्टी ने अगर दिल्ली के अंदर आपके सामने अब दिल्ली मॉडल एक साक्षात दिल्ली मॉडल है कि अगर हमने 70 वादे किए तो हम 71 वादे पूरे करते हैं। अगर हमने कहा कि दिल्ली में हम आएंगे और बिजली आधी करेंगे तो हम एक कदम आगे बढ़ते हुए दिल्ली के अंदर 200 यूनिट बिजली मुफ्त करके हमने दी। अगर हम जनता के प्रति ईमानदारी और साफ नियत से अगर कोई काम करेंगे तो हमें रास्ते मिलते हैं। और भारत के अंदर इतनी संभावनाएं, और खास तौर से उत्तर प्रदेश के अंदर जो संसाधन है, इतनी संभावनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर कि दिल्ली जैसे छोटे राज्य में अभी हमने एक छोटा सा सिर्फ कार्य किया है, उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं बहुत ज्यादा किया जा सकता है। और हमने पूरी रूपरेखा इसके लिए तैयार की। और हमने जो आम आदमी पार्टी ने पहला वादा जो किया, केजरीवाल जी का जो पहला वादा है 300 यूनिट फ्री, बिजली मुफ्त, आप इसको मत समझिए, ये जनता का अधिकार है। आज रोटी कपड़ा मकान जो नेसेसिटी है, आज बिजली भी उत्तर प्रदेश के अंदर या भारत के अंदर लग्जरी का आइटम नहीं है। बिजली भी आज के डेट में एक जरूरत है और ये सबका हक है। क्योंकि हमें अगर एक छोटे सा संसाधन, बच्चों को पढ़ाई भी करानी है तो मोबाइल को चार्ज करना है। अगर हम बिजली 24 घंटा नहीं दे पाएंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे, और बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो हमारे देश का भविष्य बनेगा कैसे। तो हमने जो वादा किया वो हमारे एक पवित्र ग्रंथ होता है और हर वादे को करने से पहले उसके पीछे की जो रूपरेखा है उसको पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी देखती है और करती है। आज उत्तर प्रदेश में अगर हम अच्छी शिक्षा की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की शिक्षा मॉडल को कैसे बदला जाएगा, इसके पीछे पूरी रूपरेखा तैयार की गई है। कैसे यहाँ के टीचरों को भी दिल्ली की तर्ज पे कैसे बाहर विदेशों में एब्रॉड भेजा जाए, ऑक्सफोर्ड भेजा जाए, ताकि वहां से टीचर जब कुछ सीख कर आएंगे तब हमारे बच्चों को भी सिखाएंगे। कैसे यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था को बदला जा सकता है। कुल मिलाकर के आप ये कह रहे हैं कि आपके वायदे आपके लिए एक पवित्र ग्रंथ की तरह, इसलिए आप जो कह रहे हैं उसको आप करके दिखाएंगे। साक्षी जी आपका रिएक्शन है मैं चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों ने जो वायदे किए थे वो कितने पूरे किए, ये सवाल आपसे इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि सत्ता के अंदर आप हैं, और आगे अभी जो वायदे हो रहे हैं उसको आप कैसे देख रहे हैं उस पर भी मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा। साक्षी जी आप भी अपना माइक अनम्यूट करें एक बार। जी आवाज आ रही है? जी जी जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि जो हमने वादे किए थे वो पूरे किए हैं और उससे जो बदलाव आया है उत्तर प्रदेश में 4.5 वर्षों में वो देखा जा सकता है। पूरी जनता जानती है, इसलिए लगातार हमें जनता का समर्थन मिलता आ रहा है। अब अभी जो बात कर रहे थे वैभव कुमार जी शायद इससे पहले बोल रहे थे, तो उनका मैं जवाब देना चाहूंगी। जिस समय कोरोना जैसी भीषण स्थिति में भी जब हर व्यक्ति, पार्टी की मैं बात ही नहीं करी, हर व्यक्ति मानवता के आधार पे एक दूसरे की मदद कर रहा था, उस समय भी जो आम आदमी के जो नेता थे वो ऑक्सीजन बेच के पैसा कमा रहे थे। तो आपने सपने, पूरी दुनिया ने देखा ये चीज कि किस
तरीके से वहां पे ऑक्सीजन को ब्लैक किया जा रहा था। इसके अलावा जब ऑडिट की बात हुई उससे पहले वो घड़ियाली आंसू बहा रहे थे कि हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है, सेंट्रल हमें दे नहीं रहा है। लेकिन जब बात ऑडिट करने की आई तो उनकी असलियत सबके सामने आ गई और उन्होंने बोला नहीं, हमारे पास सप्लाई जितनी हमें डिमांड जितनी हमारी है उतना हमें सप्लाई मिल रहा है। तो ये तो धोखा देने की बात है, भीषण स्थिति में भी, कोरोना जैसी स्थिति में जहां सब एक दूसरे की मदद कर रहे थे। इसके अलावा देखिए, जब ये दिल्ली की बात करते हैं वो हमारी राजधानी है, और दूसरे प्रदेशों की बात ये है, जो उत्तर प्रदेश है 4.5 साल पहले दंगों का प्रदेश माना जाता था। इसमें अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अगर ये 16वें स्थान से खिसक के अगर दूसरे नंबर पे आता है तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि आज तक कभी इसे बिजनेस की तरह देखा ही नहीं जाता था। अगर मैं आबादी के सेंस में बात करूं तो खुद में इतना सक्षम है उत्तर प्रदेश की 5वां सबसे बड़ा देश बन के उभर सकता है आबादी के क्षेत्र में। लेकिन तब भी इतनी बड़ी जनसंख्या को इग्नोर करके आज तक 70 वर्षों से कार्य हो रहा था। मोदी जी के आने के बाद में उत्तर प्रदेश की जिस तरीके से देखा गया है, 44 ऐसी योजनाएं जिसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। तो लगातार माननीय योगी जी की और माननीय मोदी जी की जो योजनाएं हैं तो साथ में सवाल ये उठता है कि इसका लाभ जनता को कितना मिला है। ईज ऑफ डूइंग में 16 से हम दूसरे पर आ गए तो इन्वेस्टमेंट कितना आया ये आपको बताना पड़ेगा। 44 योजनाओं में अगर हम नंबर 1 पर हैं तो उससे रिलेटेड बेरोजगारी कितनी कम हुई या लोगों को लाभ कितना मिला, उसका भी तो डाटा सामने रखिए ना। आप मुझे बताइए, आपने कहा कि आप 70 लाख नौकरी देंगे, आप कहेंगे आप 70 लाख नौकरी देंगे और ऑफिशियली कहेंगे कि हमने 4.5 लाख नौकरी दी है, तो सवाल उठेगा के बीच में। अगर आप हेलो जी साक्षी जी, आवाज आ रही जी। जब अब मैं रोजगार की बात करती हूँ तो देखिए, आंकड़े हम कंपेयर करते हैं तो सपा कार्यकाल में 2012 से 17 के बीच में 2,05,000 सरकारी नौकरी दी गई थी। ये आंकड़े बढ़ के उत्तर प्रदेश सरकार में अभी 17 के बाद से 4.5 लाख सरकारी नौकरी हमने दिया है। और कांग्रेस के प्रवक्ता जैसे हर बार बोलते हैं कि कब नौकरी दी, कब कहां दी, तो माननीय प्रियंका गांधी ने जब ट्वीट किया था तो उनको भी उसका जवाब दे दिया गया। हर डिपार्टमेंट वाइज उन्हें बता दिया गया है कि 4.5 लाख नौकरी हमने कैसे दी। इसके अलावा 3 लाख संविदा पे दी। उसके अलावा एमएसएमई के माध्यम से 86 लाख लोन दिए गए हैं, जिसका अगर रोजगार की बात की जाए तो अगर एक एमएसएमई से भी अगर एक 2 3 भी अगर आप एवरेज लेके चले तो लगभग 70 से 80 लाख लोगों को उससे रोजगार मिला होगा। ये तरीके हैं अलग अलग। सिर्फ सरकारी नौकरी से पेट नहीं उत्तर प्रदेश सच कर रही है, हमारी बहन सच कर रही है, बिल्कुल सच कर रही है। टायर पंचर की दुकान, उसके बाद पान की गुमटी की दुकान, उसके बाद पकौड़ा योजना, ये नहीं आप रोजगार पे श्वेत पत्र नहीं जारी कर देती है साक्षी जी। ना साक्षी जी, आप रोजगार पे श्वेत पत्र आपकी सरकार क्यों नहीं जारी कर देती है कि हमने इतने रोजगार दी? क्यों झूठ बोलती हैं आप चैनल पे बैठ के? आप बहन हैं और आप देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है, वो भारतीय जनता जो पार्टी है बादल में जहाज छुपा सकती है। देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है जहाज जो है बादल में छुपा सकती है, नाली से गैस बना सकती है, बत्तख से ऑक्सीजन बना सकती है, रोजगार नहीं दे सकती है। चलिए ठीक है, अब आप लोग आरोप प्रत्यारोप में फिर उलझ गए। मैं आज थोड़ा सा रहना चाहता हूं कि आज जो वायदे किए जा रहे हैं उसको कैसे पूरा करेंगे और इसके मायने क्या। देखिए सचिन जी मुझे बताएं, चूंकि बार बार यह सवाल उठ रहा है और समाजवादी पार्टी को लेकर के यह सवाल उठता है कि विपक्ष की भूमिका में आप लोग सही तरीके से कहीं फिट नहीं हो पाए, क्योंकि जो मुद्दे उठे पिछले दिनों या पिछले 4.5 साल में, उसमें वो एक्टिवनेस आप लोगों की नजर नहीं आई जो कांग्रेस पार्टी की नजर आती है या फिर अन्य पार्टियों को भी अगर हम देखें। मुख्य विपक्षी दल होने के नाते कहां थे आप लोग? ये सवाल भी बहुत वैलिड है जो किसके साथ में जुड़ा हुआ। मैं आपका इस पर रिएक्शन चाहूंगा। ऐसा है आयुष जी, होता क्या है कि 2 दिन से आए कांग्रेसी पूरे प्रदेश में और एकदम से इतनी जोर से चिल्ला रहे हैं कि हम लोग मुख्य विपक्षी हैं। हम लोग तो समाजवादी पार्टी के लोग तो कभी ये कहते ही नहीं कि हम लोग मुख्य विपक्षी हैं। क्या है वो तो जनता जानती है, और जनता जानती है कि वोट किसको करना है। और आप देखिए सिर्फ 2 दिन विपक्षी हैं, लेकिन भूमिका उन्होंने निभाई। मुख्य विपक्षी तो वो आपको मान रहे हैं। अभिमन्यु जी ने पहला जो रिएक्शन दिया उसमें उन्होंने ये बात कही कि वो मानते हैं कि आप विपक्षी पार्टी हैं, मुख्य विपक्षी दल हैं, लेकिन आप उस भूमिका में नहीं थे जो भूमिका कांग्रेस पार्टी ने निभाई विपक्षी होने के नाते। देखिए ऐसा है, समाजवादी पार्टी जो जनता के मुख्य मुद्दे है वो लगातार रख रही है, और जनता के बीच में जो रहने का काम करती है वो सिर्फ समाजवादी पार्टी करती है। और कहीं भी किसी प्रकार की समस्या, अगर पिछले कोरोना काल की बात की जाए तो आप जानते ही हैं कि लगातार जो जिन लोगों की मृत्यु हो गई थी उन्हें समाजवादी पार्टी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सबको लगभग 1-1 लाख रुपए, किसी को 2-2 लाख रुपए देने का काम किया, उनका दुख दर्द कम करने का काम किया।
ये कहाँ थे तब कांग्रेस के? तब तो ये हमें लगता है तब तो कांग्रेस की पार्टी यहाँ उत्तर प्रदेश में कहीं घूम भी नहीं रही थी, और केवल 2 दिन में ही मुख्यमंत्री की भूमिका में समाजवादी पार्टी की जगह कांग्रेस आ गई 2 दिन में ही। डॉक्टर एम एच खान जी, देखिए, लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए उनको ये बताना तो पड़ता है कि हम सत्ता में आएंगे तो हम आपके लिए ये करेंगे। अगर ये वायदे नहीं करेंगे या ये उनको बताएंगे नहीं तो जनता कैसे भरोसा करेगी या कनेक्ट कैसे होगी? एम एच खान जी। जी देखिए, मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप अगर लखनऊ में रहते हैं तो 10-90 पे खड़े हो जाइए। आप 10-90 चौराहे पे खड़े होइए तो काम किसका देखता है वो आपको पता चल जाएगा। सारा का विकास का काम बहन कुमारी मायावती जी का दिखता है। कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने का काम बहन मायावती जी ने किया। बहन मायावती जी के शासनकाल में उन बहुजन समाज पार्टी के ही एक एमपी थे जो आजमगढ़ से आते थे, वो जमीनों पर कब्जा करने का काम कर रहे थे। जिला प्रशासन उनको नहीं पकड़ रहा था। बहन कुमारी मायावती जी ने लखनऊ बुलाया मिलने के लिए और एसएसपी लखनऊ से कहा कि आइए, अब मेहमान आपका आ गया, ले जाइए इसको। तो ये काम कोई और पार्टी नहीं कर सकता। जैसे उन्नाव कांड हुआ, उन्नाव कांड में जब तक कोर्ट ने सजा नहीं दी थी तब तक विधायक को निलंबित नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने। आज वही काम भारतीय जनता पार्टी लखीमपुर खीरी में कर रही है कि उनके पिता वहां बैठे हुए हैं तो पुलिस की हिम्मत है। जब 12 घंटे पूछताछ हुई तो 12 घंटे में 12 मरतबे नाश्ता गया उनके पुत्र को पहुंचाने के लिए और खाना पहुंचाया जा रहा है। आज भी रेड कारपेट पर उनको बैठा के इज्जत के साथ बात की जा रही है, एयर कंडीशन में बैठ के बात की जा रही है। तो ये वादे खिलाफी करने का काम भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का तो कोई मतलब ही नहीं है उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस का कोई जनाधार ही नहीं है उत्तर प्रदेश में। के साथ मुझे चर्चा आज यही समाप्त करनी होगी क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने समय निकाला इस चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि वायदे हर बार होते हैं, लेकिन ये जनता को तय करना है कि असल में कौन सही वायदा कर रहा है और कौन उसको पूरा कर सकता है। और इसलिए जब वोट डालने के लिए जाएं तो अपने जहन में इस बात को आप जरूर रखें। आज सवाल तो बनता है, मैं मेरे साथ फिलहाल इतना ही।